हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टकॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत चैप्टर को, जो कि आपका 12th क्लास हिंदी का पहला चैप्टर है। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा हिंदी में टोटल 4 भाग है। जैसे कि एक आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर होता है। एक है आपका पद खंड, और पद खंड में भी टोटल 13 चैप्टर होता है। ठीक है, पद खंड को हम लोग काव्य खंड भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होता है परिपूर्ति और एक होता है हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर हम लोग जो है हिंदी का जो पहला भाग है, जो कि है गद्य खंड। गद्य खंड का पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। बातचीत जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि 5 से लेकर के 10 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो बातचीत चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, बातचीत चैप्टर में हम लोग इसके लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट कैसे बातचीत करना चाहिए, दो आदमी के बीच बातचीत कैसे होता है, जब 3 आदमी हो जाता है तो फिर बातचीत कैसे होता है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग आपको अच्छे से पूरा यानी कि इसका पूरा एक तरीके से इसका बायोग्राफी को पढ़ाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर इनके बाद इनका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि जो बातचीत आपका चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। पहला आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि बातचीत चैप्टर जो है उसके लेखक का नाम क्या है? तो उसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बातचीत क्या है? तो वो एक निबंध है। जैसे दूसरा चैप्टर आपका है उसने कहा था, तो उसने कहा था क्या है? एक कहानी है, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसी तरीके से जो बातचीत चैप्टर है आपका, ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है, और इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे देखिए, अब लेखक का परिचय को देखते हैं। सबसे पहले लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कहां पर? अब वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था 23 जून 1844 को, और बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु है वो हुई थी 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है? तो जो निवास स्थान यानी कि जहां वो रहते थे वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहां के रहने वाले थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के। माताजी का नाम क्या था बालकृष्ण भट्ट का? तो बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी, और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा, पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पिता जो है वो एक व्यापारी था, यानी कि उनके जो पिताजी है बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिताजी है वो एक व्यापारी थे। साथ ही साथ उनके माता जो है एक सुसंस्कृत यानी कि कल्चरल, यानी कि एकदम देहाती टाइप की, जैसे होते ना गाँव की महिला बोल सकते हैं हम लोग, उस तरीके से थी। तो पिता क्या था? एक व्यापारी था, और माताजी जो है उसकी क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी, जो कि क्या किया? बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए उत्सुकता को, रुचि को जगाया। कौन? लालसा बनाया। कौन बनाया? उनकी माताजी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के मन में बालकृष्ण भट्ट भी पढ़ाई करे, ऐसा उनका मन में डालने के लिए, उनके अंदर से लाने के लिए उनके माताजी ने जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाया। अध्ययन की रुचि के लिए बालकृष्ण भट्ट को बहुत बड़ा यानी कि एक तरीके से भूमिका निभाई है उनकी माताजी, जिनका नाम क्या है? पार्वती देवी, और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, आगे देखिए, उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। शिक्षा प्रारंभिक में स्कूल का अध्ययन, फिर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी। यानी कि शुरुआत में जो है उन्होंने स्कूल का अध्ययन किया था। ठीक है, आप लोगों को वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? एक बार आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को भी आप लोग जरूर शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, यहाँ पर ऐसे ही आपको पढ़ाई जाती है जैसे अभी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, देखिए, तो प्रारंभिक में उन्होंने जो है स्कूल का अध्ययन किया। साथ ही साथ 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, उनके बाद यानी कि एंट्रेंस की परीक्षा दी, उनके बाद नहीं है, जितना है आपके सिलेबस में आपको उतना ही बताया जा रहा है। आगे है उनकी कुछ वृत्ति देख लेते हैं। जैसे 1869 से लेकर 75 तक जो है उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन यानी कि पढ़ाने का काम किया। वृत्ति का मतलब होता है काम, तो उन्होंने क्या क्या काम किया? तो 1869 से 75 यानी कि लगभग 6 साल प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने पढ़ाया, टीचिंग किया। उनके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। कहने का मतलब है फिर 1885 में उन्होंने जो है इस स्कूल में संस्कृत को पढ़ाया। फिर आगे देखिएगा, संस्कृत का उन्होंने वो टीचर था। ठीक है, फिर 1888 में प्रयाग के मिशन कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है, याद रखिएगा, जो पूछा भी जा सकता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि उन्होंने जो है मिशन स्कूल में अध्यापन कितने वक्त तक किया था? तो 1869 से 75 तक। ठीक है, आगे देखिएगा, तो 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से उन्होंने अध्यापक नियुक्त हुआ। फिर किंतु उग्र स्वभाव के कारण जो है उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो है थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे, तो जिसके कारण उनको जो है ये नौकरी को छोड़नी पड़ी, और इसके बाद से वो जो है लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। यानी कि जो लेख वगैरह कार्य होता है ना, जैसे बातचीत है, इसको लिखा है,
उसी तरीके से वो जो है लेखन के कार्य में ही संलग्न रहे, क्योंकि वो उसको नौकरी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो थोड़ा उग्र स्वभाव था। उग्र का मतलब होता ना उस तरह का कि तुरंत गुस्सा आ जाना, या फिर कह सकते हैं कि जल्दी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करना, है ना। आगे देखिए इसके कुछ रचनात्मक सक्रियता को देखते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने जो है हिंदी वर्धनी सभा का प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला प्रारंभ किया। इसे वे 33वें वर्षों तक चलाते रहे। ठीक है। भट्ट जी 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। तो याद रखिएगा भट्ट जी जो है 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की जो है बहुत ज्यादा आलोचना किया। ठीक है। अब उनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रचनाएं जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग को भूलना हम भूल गए, मतलब कि वो बात ये थी कि आप लोगों को कॉपी कलम निकाल करके बैठना है। हिंदी सब्जेक्ट का भी आपको अलग कॉपी बनाना है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट भी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 100 मार्क्स का होता है, और इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसको भी। ऐसा नहीं कि आप हल्के में इसको ले लेंगे। अगर आप हिंदी को हल्के में लिए तो हिंदी फिर आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है। तो कॉपी इसका भी अलग बनाइए, नोट कॉपी, और जितना भी पॉइंट बोलते हैं आप उसको नोट कीजिएगा। बाकी जो कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए अभी तक ज्वाइन, तो आपको सिंपली जाना है तनु क्लासेस पे। तनु क्लासेस ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और वहाँ पर संकल्प बैच नाम से बिहार बोर्ड के लिए जो है संकल्प बैच है, और सफलता बैच वो दूसरे बोर्ड के लिए। तो आपको संकल्प बैच ज्वाइन करना है। ठीक है। अभी शायद कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट है। वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, लाइव क्लासेस होगी, डाउट सॉल्यूशन, क्विज वगैरह सब, पीडीएफ वगैरह वहाँ पर सब मिलेगा। क्विज, टेस्ट सीरीज सारा चीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह। ठीक है। तो आप जरूर जाकर के ज्वाइन करिएगा। चलिए, तो उनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। जैसे उन्होंने उपन्यास में रहस्य कथा, यानी कि कौन, बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सब स्वभाव, सद्भाव का अभाव, सद्भाव है, सद्भाव का अभाव। तो ये जो है उनके द्वारा कुछ उपन्यास है। उनके बाद उनके द्वारा कुछ नाटक भी था, जैसे कि पद्मावती हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मावती। ठीक है। उनके बाद किरातार्जुनी हो गया, वेणी संहार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, नल दमयंती हो गया, या फिर दमयंती स्वयंवर हो गया, शिक्षादान हो गया, चंद्रसेन सीता वनवास हो गया, पति पंचम मेघनाद वध हो गया, कट्टर सुम की एक नकल, उनके बाद विरहिन्नला, उनके बाद इंग्लैंड देशवरी और भारत जन्नी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ठीक है। तो इसमें जो बाल विवाह है और पद्मावती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नाटक की रचना किया गया था, और उपन्यास में मैंने बताया जैसे नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, और उसी तरीके से जो आपका सद्भाव का अभाव है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उनके द्वारा कुछ प्रहसन देखते हैं। जैसे जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा आप काम करेंगे वैसा परिणाम होगा, अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो जो परिणाम भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट का क्या है, प्रहसन है। उनके द्वारा कुछ निबंध भी लिखा गया, जैसे उन्होंने जो है 1000 के आसपास निबंध लिखा है, जिनमें से 100 से ज़्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब वो 1000 से ज़्यादा क्या लिखा है, निबंध लिखा है, लेकिन 100 से ज़्यादा, 1000 में जो 100 उसका निबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है, यानी कि वो भारतेंदु युग के, याद रखिएगा वो कौन से युग के हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जो है वो आपका भारतेंदु युग के हैं। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आद्य निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। ठीक है। तो ये जो है उनके द्वारा सारा बायोग्राफी को हम लोग देख लिए, बायोग्राफी को अच्छे से समझ गए। अब हम लोग बातचीत चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, यानी कि अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे कि कहानी जो है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनना है आपको। अभी आपको नोट वगैरह नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है। जो पहले बोले उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है ना, वीडियो अगर क्लियर दिख रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हो तो। ठीक है। चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सिर्फ बातचीत जो कहानी है उसको जब पढ़ेंगे ना तो इससे फायदा ये होगा हम लोगों को कि क्वेश्चन चाहे वो कहीं से भी पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है। कहीं से भी पूछ दे। ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। इस बात को सब कुछ स्वीकार करेगा ना कि हर आदमी को कोई ना कोई जो है काबिलियत दिया है, कोई ना कोई उनको मतलब कि कहें कि हुनर दिया है ना। किसी को भी आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, इस आदमी के पास क्या शक्ति है, इस आदमी के पास। शक्ति का मतलब हुआ कि क्या उनके पास हुनर है, वो क्या कर सकता है, ये हम लोग कोई नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर लोग, है ना। जैसे होता ना कि कोई मैट्रिक में कम नंबर लेके आ गया तो सोचता है कि सर पता है 12th में साइंस ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे, मतलब इस तरीके से। वैसे आर्ट्स भी कम नहीं, हम लोग आर्ट्स ही पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन आर्ट्स भी बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है। आगे देखेंगे आर्ट्स का कितना प्रकोप है, बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी बीपीएससी सारा चीज़ आर्ट्स में आता है। ठीक है।
लेकिन लोग जो सोचते हैं, जो ये करने लगता है कि नहीं मेरा पास्ट खराब था इसलिए फ्यूचर भी खराब होगा, ऐसा नहीं है। पास्ट चाहे जैसा भी हो, प्रेजेंट सही रखो और फ्यूचर का सही सोचो, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, यानी कि इसे हम लोग सब स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने हम लोग को दिया है, मनुष्य को दिया है। बिल्कुल सही बात है, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा कि हम लोगों के पास अनेक प्रकार की मतलब कि शक्ति है ना। वाक शक्ति भी एक है, उनमें से एक है क्या, वाक शक्ति। अब वाक शक्ति क्या होता है अभी समझेंगे। देखिए, यानी कि अनेक शक्ति वरदान जो दिया है, तो उसी के अनुसार एक वाक शक्ति भी है जो कि किसी न किसी को दिया होता है ना। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियां में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर अपनी अपनी शक्तियां में अगर अपना अपना शक्तियां नहीं होता, सबको एक ही शक्तियां होता, और ये वाक शक्ति अगर नहीं होता, तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि में, क्योंकि जब ये सब नहीं होता तो हम लोग कुछ बोलते नहीं, तो गूंगी सृष्टि में क्या होता, हम नहीं बोलते, आप भी नहीं बोलते, हम ऐसे मुंह दिखाते, आप भी ऐसे बस ऐसे रहते, देखते ही नहीं आप, है ना। तो क्या होता है इस पूरी दुनिया का, सृष्टि का, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोना में बैठ दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे अगर हम लोगों के अंदर वाक शक्ति ना होती, ये सारा चीज़ ना होता, तो हम लोग क्या होते, पूरी तरीके से गूंगा होते। ऐसा होते हम लोग कि मान लो कि जैसे एक कोने में बैठे हुए होते, है ना, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ है ही नहीं कहने को, बस ऐसे करते, है ना, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे भी नहीं करते, लेकिन कुछ भी नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते। और जानते बातचीत में सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो होता है। तो लुंज पुंज होते, कोना में बैठ दिए गए होते, जो कुछ सुख दुख होता, हम लोगों के अंदर जो भी सुख होता है, जो भी दुख होता है, हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, ये सारा चीज़ नहीं करते, है ना। अवाक होने के कारण आपस में, यानी कि अवाक होने के कारण आपस में हम लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सुन कह पाते हैं। तो अवाक अगर नहीं होता तो हम लोग नहीं कह पाते। तो ये अवाक बहुत खतरनाक चीज़ है जो कि हम लोगों के पास है, बहुत बढ़िया चीज़ है, खतरनाक का मतलब, ठीक है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में एक स्पीच वक्रता और बातचीत दोनों है। कहने का मतलब है इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में एक फायदा है आपका स्पीच और एक है बातचीत, ये दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुणे वाहन, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकेंड जी। अब देखिए, तो देखिए वाक शक्ति से तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। अब किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग नहीं, मतलब कि ढंग ही निराला है। कहने का मतलब है कि कोई अगर स्पीच देने आएगा, कोई भाषण देगा स्टेज में, तो इसका मतलब क्या है कि वो तैयारी करके आएगा। अब जब वो तैयारी करके आएगा तो आपके अंदर क्या है वो समझ में थोड़ी आएगा। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हम कोई स्टेज में गए, ठीक है। अब कोई स्टेज में जाने के बाद हम वहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तो भाषण जो हम वहाँ दे रहे हैं तो हम ना कोई चीज़ लिख करके गए, तैयार करके गए, जो तैयार करके गए वहीं जा करके बोलेंगे, तो वो मेरा दिल से थोड़ी निकल रहा है। जो हम लिख करके गए, भले ही वो दिल से लिखे, लेकिन जो लिख के गए हम उसी को जा करके बोल रहे हैं। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता। बातचीत में क्या होता है, हम आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो मेरा मन मारा हम बोलते जा रहे हैं, जो आपका मन मारा आप बोलते जा रहे हैं। तो बातचीत में ही असल जो सच्चाई है वो आदमी का पता चलता है कि ये कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि आप अगर किसी के बारे में असली पता लगाना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़, जैसे कहा जाता है ना कि अगर कोई आदमी उधार मांगता है तो उसका अगर आपको अच्छाई बुराई देखना है, जैसे मान लेते हैं किसी का आपको अच्छाई बुराई देखना है कि ये किस तरह का धोखाधड़ इंसान तो नहीं है, तो आप उनको कुछ रुपया उधार देके देख लीजिए, उसको 500 रुपया उधार दे दीजिए। अब देखिए अगर वो तुरंत लौटा दिया तो समझिए बहुत अच्छा, अगर नहीं लौटाया तो समझ जाइए कि ये आदमी आपके लिए ठीक नहीं है ना। तो किसी से कुछ अगर अच्छा बुरा निकलना हो तो उसको कुछ पैसे उधार दे दो। तो सेम वही सीन है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बिल्कुल दिल खोल के बात करते हो, इसी में आपकी जो असलियत है वो निकलती है, निखर के आती है कि अच्छा आपके अंदर ये खूबी है, अच्छा आपके अंदर ये खामी है, यानी कि ये कमी है, ठीक है। आगे देखिए, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। कहने का मतलब है कि बातचीत में ऐसा नहीं होता है कि वो सोच सोच कर बोले, सोच यानी कि नाज नखरा जाहिर, यानी कि वो अपने आप को दिखाने का जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, वो आता ही नहीं दिमाग में। गिन गिन कर पाँव रखे, यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप बोले, बढ़िया से बोले और ये बात गलत ना बोल दिया, ऐसा नहीं होता बातचीत में, ठीक है। और पुण्य वाहन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, है ना। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पीच वगैरह होता है
तो जैसे मजलिस हो गया, चेयरमैन हो गया, लेडीज जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति होता है ना, इस तरीके से बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन। इस तरीके से क्या होता है कि वो बात करने का एक अंदाज होता है जो कि स्पीच हम लोग उसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोगों को उसका असली चेहरा नहीं दिखाई देता है। लेकिन जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकलेगी, ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठेगा। और जहाँ पर अगर कोई बोलने वाला होता है, स्पीच बोलने वाला होता है, और उसके मुंह से कोई जो है नोक सी बात, कोई चुटकुला निकल गया, कोई शायरी निकल गया, तो लोगों का ताली जो है बजने लगता है और वाह 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 लोग करने लगते हैं, यानी कि गूंज उठता है तालियों की, मतलब कि झंझनाहट से बोल सकते हैं ना, तालियों की आवाज़ से पूरे जो मजमा है, पूरे जो माहौल है वो गूंज उठता है। ठीक है, आगे देखिए, गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। कहने का मतलब इसलिए वक्ता को कुछ ऐसा ढूंढ कर लाना पड़ता है, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा वगैरह लेना पड़ता है जो कि बिल्कुल वैसा ही हो, जिसको देख के लोग ताली बजाए, जिसको देख के लोग ये ना सोचे कि ये पूरी तैयारी के साथ आया है, ये सोचे कि बिल्कुल हम ही लोग से बातचीत कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। वही अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कट रहा होता है, तो मेरी बातों को अगर थोड़ा वीडियो कट रहा होता है ना, क्योंकि मेरा चेहरा सामने आ जाता है तो थोड़ा सा वीडियो कट जाता है इतना वाला। ठीक है, तो क्या करेगा, मेरी बातों को सिर्फ सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सुनना है। सुन करके आपको बहुत सारा चीज़ है जो कि यहीं पर याद होने वाला है। ठीक है ना, देखते हैं अब आगे। देखिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह के उड़ाने की कोई बात ही रहती है। कहने का मतलब हम लोग जो साधारण बात करते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोलते हैं कि लोग हंसे, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं बोलते, बस बोलते जाते हैं, भले ही उससे हंसते अलग बात है। हम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप यानी कि वही बातचीत कर रहे हैं। आगे देखिए, बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन रंगाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपका दिया गया, VVI लगाइए ये लाइन को। देखिए, हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं, यहाँ पर हम लोग वो नहीं सोचते हैं कि ऐसा बात नहीं करते हैं कि लोग हंसे, ऐसा नहीं करते हैं, बस हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बातचीत करने से लगता है कि उसके बाद से हंसी आ जाता है, ये बात भी सही है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हम लोग बातचीत करते हैं वो ऐसा करते हैं कि बस बातचीत हो। अब भले इसमें कोई चुटकुला बोल दे, किसी का मजा ले ले तो हंसी अलग सा आ गए, वो अलग बात है ना। लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे कि कोई चुटकिला बात आ गई, हंस पड़ा, ये सारा चीज़ हो गया, तो ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, ये होता है स्टेज में, जो स्पीच देता है ना, तो वो लोग ये सब काम करता है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है ना, यानी कि मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि होठों से मुस्कुराहट का निकलना ही ये जो है अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, यानी कि अगर कोई भाषण, जैसे कोई नेता भाषण देता है, तो वो भाषण देने के बाद आप देखते हैं एकदम सबको नारा लगाता है, सबको लगाता है एकदम नारा, जोश उठ जाता है, बहुत हल्ला होता है, जो लोग सुनते हैं, जो ऑडियंस उनको सुनते हैं, है ना। तो स्पीच का मतलब ही होता है कि आपका स्पीच सुन करके लोग मोटिवेट हो, बहुत ज़्यादा हल्ला करे, एकदम वो लोग को जोश आ जाए, है ना। तो स्पीच का मतलब क्या होता है कि लोगों में जोश और उत्साह पैदा करना। घरेलू बातचीत मन रंगाने का ढंग है, और घरेलू बातचीत जो वह क्या है, मन रंगाने का एक ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। कहने का मतलब है कि जो स्पीच बातचीत होता है वहाँ पर स्पीच जो है ना वो धक्के खाते फिरता है, स्पीच का कोई वहाँ पर बोलबाला नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखिए, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, अपना ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए चलते हैं, फिरते हैं, सारा काम करते हैं, है ना। लेकिन कोई अगर बातचीत नहीं करता है तो वो आधा अधूरा है। तो इसका मतलब है कि जैसे आप खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक वैसे आपको बातचीत भी करनी होगी, अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि जो भी मवाद, जैसे दो आदमी के बीच कोई दुश्मनी है, कोई बात को लेकर के तकरार है, कोई कुछ बोल दिया, अब देखिए हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन कोई तीसरा आदमी आके बोल दिया, अरे तुम्हारे बारे में वो गलत बोल रहा था, और हमको भी बोल दिया कोई, मतलब मेरे बारे में भी आपको कोई जाकर के बोल दिया कि तुम्हारे बारे में जो ना वो गलत बोल रहा था, बोल रही थी, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसा कैसा आदमी है। ठीक है, मतलब हम लोग इस तरीके से इसमें देहाती में लैंग्वेज करते हैं। आपको साला को वैसे नहीं लेना है, जैसे खान सर बोलते हैं ना, वैसे ही हम ससुरा जो बोलते हैं वो, तो ससुरा साला इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसा आदमी है, इस तरीके से होता है बातचीत। तो वहाँ पे जो है हम लोग
आपस में बातचीत नहीं करते हैं, दूसरे का सुना हुआ में जाते हैं। लेकिन अगर आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा, हम लोग एक दूसरे का कदर करेंगे। हम लोगों के बीच में कोई भी अगर ताना उना रहेगा, मतलब कि कोई भी मेल मिलाप, मतलब कि वो होता ना कि उतार चढ़ाव, गुस्सा उस्सा थोड़ा रहेगा तो वो कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो भी धुआं होता है, मवाद होता है, ये सब क्या होता है, भाप बन करके बाहर निकल जाता है, यानी कि भाप बन करके उड़ जाता है। भाप का काम क्या है, उड़ जाना है ना, तो भाप बन करके बाहर निकल पड़ता है। तो ये कैसे हो पाता है, बातचीत की वजह से। ठीक है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। और चित्त हल्का यानी कि जो हम लोग का मन है सारा हल्का हो जाता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, आनंद आता है, मजा आता है बातचीत करने से। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बातचीत का भी एक अपना अलग मजा आता है। जिनको अगर बातचीत करने का लत पड़ जाए ना, तो समझिए कि फिर वो खाना पीना भी छोड़ देता है। अब जैसे आपके पिताजी या है, आपके कोई भी हैं परिवार के, वो बाहर में रह रहे हैं, बाहर में मतलब समझिए ना कि सऊदी दुबई में जाके कमा रहे हैं, या फिर और भी इंडिया के बाहर, या फिर आप जहाँ पर है आपके घर से बाहर में जाके कमा रहे हैं, दिल्ली मुंबई साइड में। ठीक है, तो आप जब बातचीत कर रहे होंगे, तो बातचीत जब करते हैं, फ़ोन आया, बातचीत करते हैं, तो कम से कम खाना खाने का टाइम हो गया, इधर 1 बज गया, लेकिन उधर बात हो रहा है, तो आप 10-15 मिनट अब बातचीत करने में ही लगे और इधर ध्यान नहीं दे रहे, खाना पीना गया। वैसे ही लोग जैसे आजकल अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बात करता है, तो उन लोग का तो खाना पीना क्या सब कुछ चले जाता है, नींद भी सब खत्म हो जाता है। तो क्या है, जब बातचीत करने का भी एक अपना अलग मजा है। जब लोग बातचीत करने लग जाते हैं, जैसे फ्रेंड के साथ हम लोग जाते हैं कहीं पे, बातचीत करते करते अरे 2 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो बातचीत करने का भी एक अपना अलग मजा है। जिसको ये लत पड़ जाए ना, तो वो खाना पीना सब छोड़ देता है, यहाँ तक कि सोना भी छोड़ देता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। यानी कि वो मतलब कि समझिए कि वो अपना जो है एक तरीके से भूखे रहना पसंद करते हैं, सब कुछ करना पसंद करते हैं, लेकिन समझिए कि वो बातचीत करे बिना नहीं रह पाते। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुआ लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रॉबिन्सन क्रूसो का जो किस्सा है, यानी कि कहानी जो है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि 16 वर्ष तक मनुष्य जो है मुख देने को भी नहीं मिलता है। यानी कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है, उनको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिलता है ना, बिल्कुल भी नहीं। अब जब मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलेगा, तो समझिए कि वो बिल्कुल एक तरीके से जानवर जैसा हो गया, क्योंकि जब मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलेगा तो बातचीत नहीं करेगा, जब बातचीत नहीं करेगा तो फिर एक तरीके से वो गूंगा टाइप का हो जाएगा, है ना। तो उनको जो है रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मुख देखने का मौका नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में वो 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यानी कि कुत्ता बिल्ली और जानवर के साथ वो रहते थे, लेकिन आदमी का मुंह को कभी नहीं देखे थे। और 16 वर्ष के बाद जो है वो फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति था, उसके मुंह से एक बात उन्होंने सुनी थी। वो क्या है, देखिए। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को एक ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। ध्यान से आप यहाँ पर सुनिएगा, लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो 16 वर्ष के बाद, यानी कि वो फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था, और जब वो सुना ना, तो वो अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ, ऐसा मजा आया कि मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे यह बात सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। यानी कि वाक शक्ति का मतलब हुआ कि बातचीत करने में कहाँ तक, यानी कि जो बात बोलते हैं, जो हम लोगों के अंदर टैलेंट है बोलने वाला, वो कहाँ तक लोगों को लुभा सकता है। बोलता है ना कि आपकी जो ज़बान है वो या तो आपके परिवार को आपसे दूर कर सकती है, आपके परिवार को आपको नज़दीक कर सकती है। यानी कि बोली जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लैंग्वेज। तो हम लोग जो बोलते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है वो आदमी आपका दुश्मन बन जाए, आपका दोस्त बन जाए, ये बोली डिसाइड करता है सारा चीज़। ठीक है, तो यही चीज़ इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की जो वाक शक्ति है वो कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। यहाँ दे दिया ना प्रेमी के बारे में, कि बताइए बातचीत में कितना मजा आता होगा कि प्रेमी से बातें करने की उनको पास लालसा होती है कि कब होगा, कब होगा, कब बात करेंगे, कब बात करेंगे, है ना। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मैंने अभी आपको कहा ना कि जब तक आदमी बोलेगा नहीं तो उनका गुण क्या है, उनका दोष कमी क्या है, ये पता कैसे चलेगा। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। यानी कि ये जो है बेन जॉनसन का कहना है कि लोग जब बोलते हैं ना,
तो बोलने से ही वो साक्षात्कार यानी कि रूप का जो है मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है अगर वो बोलते हैं तो, और बहुत ही उचित जान पड़ता है। ठीक है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। कहने का मतलब है कि बातचीत की सीमा को हम लोग वहाँ तक रख सकते हैं, वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनका जो जमानत है, मीटिंग है, सभा कोई समझ ली जाए। ठीक है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन कहता है कि असल जो बातचीत है, क्योंकि भाई देखिए जब हम लोग 3 आदमी रहेंगे तो असल बातचीत वहाँ पर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये एडिशन का कहना था, ठीक है, कि असल जो बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, क्योंकि जो तीसरा आ जाएगा ना तो फिर वहाँ मजा लेने लगेगा आदमी। अक्सर होता है कि 2 आ जाए तो सीरियस बात होता है, लेकिन जो तीसरा आ जाए तो अब वो या तो तीसरा का मजा लेगा या दो जो यानी कि एक आदमी का उन तीनों में से मजा लेना ही तय है। ऐसा ही होता है दोस्तों में जब भी बातचीत होता है तो देखिए ये किसका कहना है, तो ये याद रखिएगा एडिशन का कहना है। एडिशन का मत है यानी कि उनका कहना है। मत का मतलब होता है एक तरीके से वोट मत मतदान है ना, तो मत का मतलब उनका कहना है कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी जो है वो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, मतलब अपना राज, अपना दिल, समझ गए। और जब 3 हुए तब वो 2 की बात कोसों दूर गई। ठीक है, और जब वो 3 हो जाते हैं तो जब वो 2 बात कर रहा था, जो दिल की बात कर रहा था, वो कोसों को दूर गई। ये कौन कहता है, एडिशन कहता है कि उनका जो दिल की बात हो रहा था ना वो गया जब तीसरा कोई आया। तो कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कहने का मतलब है, देखिए 2 लाइन बोला। सबसे पहले तो ये कि जब दोनों दिल का बात करता है 2 आदमी, तीसरा आने पर ये जो दिल का बात है वो गया काम से। ठीक है, दिल का बात अब नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई 6 कानों में बात पड़ जाए, यानी कि टोटल 3 आदमी है तो एक आदमी को 2 कान, टोटल 6 कान, तो 6 कानों में अगर कोई आदमी कोई बात पड़ जाए तो फिर ये बात जो है वो 6 कानों तक महदूद नहीं रहती, वो बहुत दूर चली जाती है, मतलब वो सीमित नहीं रहती। ठीक है, और दूसरा यह भी कहता है कि जब दोनों बातचीत करते हैं या तो कोई तीसरा के आने से या तो चुप हो जाएगा या फिर उनको अज्ञानी समझ करके उनको मजा लेने लगेगा, मूर्ख बनाने लगेगा। ठीक है, कि तुम कुछ नहीं जानते। अज्ञानी का मतलब हुआ कि अरे ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इस तरीके से जो है मजा लेने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग को आवाज़ आ रहा था क्या? जैसे पास पास, दूर दूर, पास पास, थोड़ा सा धीरे आ रहा होगा यार, माइक देखो नीचे रख दिए थे, सॉरी। क्या करोगे, माइक बहुत धीरे नीचे रह जाता है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को फेस का वीडियो देख करके? चलिए, मुझे लगा कि आवाज़ थोड़ा सा बहुत लो क्वालिटी का आया होगा अभी, क्योंकि वहाँ रखा हुआ था। तो असल बातचीत ये तो समझ में आ गया ना कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। कोई तीसरा आ जाए तो फिर उनका मजा लेने लगते हैं या फिर कुछ अलग ही बात करते हैं। दिल का बात जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच होता है, तीसरा आने से दिल का बात जो है वो कोसों दूर चला जाता है। यही चीज़ कह रहा था। ठीक है, आगे है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाते हैं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। कहने का मतलब अगर आप गर्म दूध और ठंडा पानी को एक साथ रखेंगे तो कहने का मतलब है थोड़ा सा ठंडा पानी का गुण भी गर्म पानी में जाएगा, यानी कि थोड़ा गर्म पानी को क्या मतलब कि जो ठंडा दूध है वो गर्म पानी को क्या करेगा, या फिर जो ठंडा पानी है वो गर्म दूध को क्या करेगा, थोड़ा ठंडा करेगा। और ये जो ध्यान से सुनिए, देखिए एक गर्म पानी लिए, एक ठंडा पानी लिए, एक गर्म दूध लिए। ठीक है, अब गर्म दूध और ठंडा पानी को जब मिलाएंगे तो गर्म दूध जो है वो थोड़ा सा ठंडा होगा क्योंकि ठंडा पानी मिल गया, और ये ठंडा पानी थोड़ा सा गर्म होगा क्योंकि गर्म दूध मिल गया। ठीक है, तो जब गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। दूध जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और पानी जो है वो गर्म हो जाता है, यानी कि एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाते हैं, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। ठीक है, तो 2 आदमी अगर एक दूसरे के पास बैठा है, बातचीत कर रहा हो, है ना, तो एक का गुण जो है दूसरे के, यानी कि एक का जो असर है वो दूसरे पर पहुंच जाता है, भले ही वो एक दूसरे को नहीं देखा हो, चाहे वो एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने का कौन कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। तब बोलने को कौन कहे एक के शरीर की विद्युत जो है वो दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कहने का मतलब है कि भाई एक का जो असर दूसरे में चले जाता है तो एक का विद्युत जो है वो दूसरे में प्रवेश, दूसरे में एंटर करने लगता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। समझिए, ध्यान से अगर सुनिएगा आप, अगर मान लेते हैं एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, एक ये आदमी है, ये दोनों सट करके बैठेगा, तो अब दिमाग लगाइए
एकदम एक दूसरे को अलग फील होगा, बिल्कुल अलग फील होगा। दोस्तों के साथ हम लोग कभी देखिए ऐसे अगर उसको टेक लगा के बैठ गए किसी के साथ भी, है ना, तो अलग फील होता है। तो आप समझिए जब पास बैठने पर अलग अलग फील होता है, तो जब बातचीत करने लगेगा उसी दौरान या फिर उसके बाद जैसे भी वो बातचीत करने लगेगा तो समझिए कितना असर फील होगा, समझिए, ठीक है। तो कितना कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, यानी कि अब इस आदमी को हम लोग 3 आदमी के साथ देखते हैं। पहले तो 2 आदमी था, अब 3 आदमी के साथ देखते हैं। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वो मानो अंगूठी में नग सी जर जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब 2 व्यक्ति में होता है तो चलो भाई मजा आता है, जो भी होता है आप लोगों ने देखा। अब 3 आदमियों में अगर यही बातचीत हो जाएगा तो ये त्रिकोण सा बन जाएगा। तीनों चित मानो तीनों कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो एक त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। तीनों यानी कि तीनों बात करते हैं, हम लोग दोनों बात करते हैं तो एक सुनता है, फिर ये दोनों बात करते हैं वो सुनता है। तीनों कभी कभी तीनों भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है, या तो कभी उसके बारे में बोल रहे होते हैं, कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में बोल रहे होते हैं, है ना। और आगे देखिएगा 4 आदमी के बारे में क्या होता है। उपरांत जब 4 आदमी हुए बेतकल्लुफी से बैठते हैं। तकल्लुफ आपसे हमको तकल्लुफ है, मतलब तकल्लुफ का तकलीफ, शायद उसका तकल्लुफ होता है ना, दिक्कत होता है उसका मतलब। तो बेतकल्लुफी यहाँ पर है ना, बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुले के बातें ना होगी, यानी कि जब 4 व्यक्ति आ जाएगा ना, 3 व्यक्तियों में भी खुले की बातें नहीं होती है। असल जो दिल खुल के जो बात होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। 3 व्यक्ति भी आ जाए तो खुल के बात नहीं होता है, और 4 व्यक्ति आ जाए तो और खुल के बात नहीं होता है। खुले की बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लज्जे में सनी हुई होगी। कहने का मतलब है कि जैसे स्पीच देता है ना, शुरुआत में बोले ना स्पीच देता है तो संभल के बोलता है, कुछ गलत ना बोल दे। ठीक वैसे ही होता है जब 4 व्यक्ति आ जाता है कि भाई वैसा बोलो कि कोई मजा ना लेने लगे, पता चला कुछ भी बोल दिया और मैं मजा ले रहा झाड़ के। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही होता है कि कोई मजा ना ले, इस बात से जो है वहाँ पर 4 व्यक्तियों में उस तरीके से बातचीत नहीं होती है, खुले में बातचीत नहीं होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बस बातचीत होती है, ठीक है। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। राम रमोवल का मतलब सिंपली समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक जरा सा भी कोई लॉजिक का बात नहीं होगा, बस कुछ भी बोल रहा होगा, है ना। यानी कि वहाँ पर कोई भी सोच समझ करके ही, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, एक तरीके से होगा। तो 4 आदमी जो असल बातचीत है वो नहीं होती है, इसी को बोल देंगे राम रमोवल। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत पराया जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, यानी कि कहने का मतलब इसको हम लोग संलाप नहीं कह सकते हैं। अब 2 आदमी के जो बीच जो बातचीत भी होता है ना, वो अलग अलग तरीके का होता है। एक सिंपल में अगर हम लोग समझें तो जैसे 2 बूढ़ा अगर बात करता है, या बुढ़ा लिख दिया बट बूढ़ा आप लोग अच्छा वर्ड है, थोड़ा रिस्पेक्ट बनता है, ठीक है। तो 2 बूढ़ा अगर आपस में बात करता है, 2 बुजुर्ग आपस में बात करता है, तो वो लोग किसके बारे में बात करेगा, गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा, अपने जमाने के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद 2 जवान बात करता है तो वो ज़्यादातर या तो अपना एजुकेशन से रिलेटेड में बारे में बात करेगा, या फिर कॉलेज के रिलेटेड बात करेगा, अपना क्या कहता है उसको, क्या करेंगे ज़िंदगी में उसके बारे में बात करेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल कोई दूसरा ही टॉपिक में बात करता है, ये उसकी है बंदी, वो उसका बंदा है, इस तरीके से भी बातचीत चलता है ना। तो दूसरे के बारे में बात करेगा। और अगर छोटा बच्चा मिल जाए तो उसको तो खेलने का ही पूरा सोचता है कि अरे ये खेल खेलेंगे, वो खेल खेलेंगे, है ना। तो इस तरीके से होता। तो वही है कि इस बातचीत के अनेक भेद हैं। अगर वो जैसे कि बूढ़े की बातचीत हो तो वो जमाने की शिकायत पर हुआ करती है कि अरे हम लोग का ज़माने में तो ऐसा था, तुम लोग तो ऐसा करता, हम लोग के ज़माने में ये होता तो क्या कर देते, हम लोग का ज़माना तो ऐसा था, है ना। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। और बाबा आदम का मतलब होता है आदम युग, यानी कि सबसे पुराना युग, ठीक है। तो उस वक्त की बात करता है और ऐसा उनको बना के तोड़ मरोड़ के पेश करता है हम लोग के सामने कि उसमें जो 4 बात होता है, 4 में से 10 क्या होता है, झूठ होता है, ठीक है। 4 सच होता है और 10 झूठ होता है, यानी कि 50% भी नहीं कि चलो भाई 5 सही हुआ तो 5 गलत, नहीं, 4 सिर्फ सही और सीधा 10 झूठ, ठीक है। क्योंकि वो लोग बहुत पुरानी बातें होती है, बोलता है ना, किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता है, ऐसा होता था वैसा होता था। तो उसमें क्या होता है, 4 सच होता है लेकिन 10 जो है वो झूठ होता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। और एक बार जब वो लोग शुरू कर देते हैं, यानी कि बूढ़े लोग जो भी होते हैं, वो जब एक बार बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप सो जाएंगे, लेकिन बातचीत उनकी जल्दी खत्म नहीं होती, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा, ठीक है।
पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मील और परस्पर जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत, ये नाम है, शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे, ये नाम है, ठीक है। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दी गरे नेस्त अक्खरपन की चर्चा छोड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा की रस सनी बात सुनने को काफ़ी भाग्य, मतलब कि कभी भाग्य लड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली हुई तो, कहने का मतलब है दो बुढ़ों का हम लोगों ने देखा, यानी कि बूढ़ों का देखा। अब हम लोग देखते हैं दो बूढ़ियों का। तो दो बूढ़ियों का जो मुख्य बातचीत होता है ना, वो बहु बेटी के बारे में होता है। वो अपनी बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा करता है, यानी कि या तो अपना बेटी बहू का तारीफ करता है या अपना बेटी बहू का जो है वो क्या करता है, मतलब कि शिकवा करता है। गिला शिकवा मतलब वही, या तो तारीफ या तो बुराई करता है। या वो बिरादराने का कोई ऐसा रमड़ सा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। कहने का मतलब है या तो उनको शिकायत तारीफ करेगा, या फिर अपने बिरादरे का, यानी कि जो उनका भाई वगैरह है, जो होता है ना कि दो आपका चाचा है, एक चाचा शादी किया, दूसरा भी चाचा शादी किया। अब ये दोनों चाचा का जो बीवी है ना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। यानी कि क्या होता है, वो ऐसा छोड़ बैठेगा, बातचीत करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वही अपने बिरादरी का मतलब वो अपने रिश्तेदार वगैरह का ही जो है खरा खोटा निकालने लगता है और बुराई करने लगता है, ठीक है। दो बुढ़िया खास करके। लड़कों की बातचीत अब देखते हैं। लड़कों की बातचीत में तो हमने आपको बताया, चैप्टर आपका बहुत बड़ा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब लड़कों की बातचीत में आए हैं तो इसलिए आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे भी लड़कों का बातचीत जैसे क्रिकेट पर हो गया, अपनी तारीफ वगैरह, ये सब चीज़ पर होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए तो दो बुढ़ियों का हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आप देखिए लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपने अपने तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। यानी कि लड़कों की बातचीत होती है, अगर वो खिलाड़ी हुए तो क्या होगा कि अपना अपना तारीफ करने के बाद, यानी अपना अपना तारीफ करेगा, हम इतना छक्का मारे, हम इतना ये मारे, हम इतना चौका मारे, उनके बाद सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोकथन होता है। कहने का मतलब है कि जो स्कूल का लड़का होता है तो वो ज़्यादातर क्या करता है, अपना जो उस्ताद होता है, उस्ताद का मतलब शिक्षक, टीचर जो होता है, या तो उनका शिकायत कर रहा होता है या उनका तारीफ कर रहा होता है। और उनके जो सहपाठी होते हैं, यानी कि जो क्लासमेट होते हैं, जो दोस्त होते हैं उनके, कि तो उनके दोस्तों के या तो वो गुण का अवगुण का कथोपकथन करता है या नहीं करता है, यानी कि वो दोनों चीज़ कर सकता है, ठीक है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। कहने का मतलब है कि लड़कों में भी ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, नहीं अपने सामने दिखेगा हम ही सब कुछ है, अगर कोई टॉप कर गया तो, ठीक है, ऐसा होता है। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, और इसके अलावा भी बातचीत का बहुत सारा किस्म है, यानी कि और भी प्रकार है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, राजकाज की बात हो गया, व्यापार इनके बिजनेस करने से संबंधित बातचीत हो गया। दो मित्रों में प्रेम मालाप इत्यादि, यानी कि दो दोस्तों के बीच में प्रेम हो और मित्रता हो, है ना। आगे देखिएगा, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिछुई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। यानी कि लड़की लड़कों में, जिसको हम लोग वकील साहब बोलते हैं, या उसको ये भी बोलता है बहुत सारे लोग, क्या बोलता है उसको, जो बीच वाला होता है, ब्रोकर भी बोल सकते हैं, उसका अलग अलग नाम ही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक लड़की को लड़का से मिलाता है, लड़का को लड़की से, यानी कि वो रिश्ता को देखता है। कहने का मतलब है कि अच्छा आपको उस लड़की को पसंद है, तो वो लड़की का फोटो दिखाता है, कौन सा लड़की वगैरह वगैरह सारा चीज़ दिखाता है घर वाले को। यानी कि किसी को भी शादी करवाना होता है तो वो उनको डायरेक्ट बुला लेता है और वो फिर फोटो वगैरह वो दिखाता है, ठीक है। तो लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंधी की कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक के लकड़ी के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो मज़ा आ रहा है आप लोगों को ना, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो भी अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी होती है। और साथ ही में जो भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऐप में जाइएगा, संकल्प बैच से बिहार बोर्ड के लिए जो है कोर्स लॉन्च हुआ है, संकल्प बैच नाम है उनका, संकल्प, ठीक है। तो उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपकी पूरी तरीके से तैयारी होती है, लाइव क्लास वगैरह मज़े के साथ, है ना। साथ ही साथ PDF वगैरह सब आपको दिया जाता है, क्विज टेस्ट वगैरह सब होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत हो गया, दो मित्रों में प्रेमलाप, ये सारा भी बातचीत का एक अलग अलग प्रकार है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनना ही है बस, और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। ये नहीं कि इसको नोट करने जा रहे हैं, ये आपका चैप्टर है, बुक है, ठीक है। देखिए, जब लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिछुई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, यानी कि लड़की की तरफ से एक आदमी जाता है, एक लड़के की तरफ से एक आदमी जाता है, और दोनों आपस में बातचीत करता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। और उस दिन से, यानी कि जब बातचीत करने के लिए जाता है, फिर राजी होकर के आता है, फिर उस दिन से इस बात पर सबको राजी हो जाता है, या फिर ये बात सबको मालूम पड़ जाती है कि अमुक के लड़के के साथ का विवाह पक्का हो गया, अमुक की लड़की, यानी कि एक लड़का और लड़की की विवाह जो है वो पक्का हो गया, ये बात पक्की हो जाती है, जाहिर हो जाती है। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, और चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप के लोग में बात करने का हुनर अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका बनता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ पाया जाता है। आर्ट मतलब कला, ऑफ का मतलब का, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, तो बातचीत करने की कला, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये कहाँ पर, कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो ये जो है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विदम्बोली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, ठीक है। वर्ण क्रम में रसाभाग पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी में भागेंगे। मुर्ग और बटेर दिखेगा, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरण कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रासाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत यानी कि इसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिलब मतलब कि दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चरी बड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। कहने का मतलब है कि मनुष्य को, यानी कि जो बातचीत वगैरह करता है, तो उनके लिए एक फरीक होना ज़रूरी है, एक साथी का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, होना बहुत ज़रूरी है। जब वो नहीं होगा तो ये अकेले फिर करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरे मनुष्य के हुए, अगर बिना किसी मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, ये कैसे हो सकता है मैंने बताया, तो कृपा करे या हम जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी
दिलजोई ना हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और आ जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे पहले उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि, यानी कि बातचीत करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो यही समझता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं, यानी कि बातचीत करने का सबसे जो उत्तम प्रकार है वो ये है कि वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। अब सबसे अच्छा उत्तम तरीका क्या कहा गया कि खुद से बात करना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य का सबसे अच्छा उत्तम तरीका बात करने का क्या है, या बात करने का उत्तम तरीका क्या है, तो वो है खुद से बातचीत करना। खुद से बातचीत करना, क्योंकि जब आप खुद से बातचीत करेंगे ना तो अपने बारे में आप ज़्यादातर बुराई या फिर जो कमी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी क्या करना होगा, ये पढ़ाई करना होगा, वो पढ़ाई करना होगा, ये बनना होगा, वो बनना होगा, उसके लिए इतना मेहनत करना होगा। और दूसरे से बातचीत करेंगे तो फिर टाइम पास होगा सिर्फ, यानी कि वो बात नहीं करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, आप वो बात करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा दूसरे के साथ, लेकिन अपने साथ अपने बारे में ही बात करेंगे, मजा नहीं लेंगे। अपना मजा कौन लेता है अकेले में, वो भी। ठीक है, देखिए हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए रंग दिखाया करती है। वह पर पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सुरख देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमन स्थान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या काम दिल बहलाओ है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसी, ध्यान से सुनिएगा, मित्रों का जो प्रेमालाप है यानी कि जो दोस्ती है, जो प्यार है, वो कभी इसी तरीके से 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करने मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के बाद यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य, एक वाक शक्ति, ध्यान से सुनिएगा, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिन्हा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद, ध्यान से सुनिएगा, स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रहे अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, और शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र सोपान है। कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बातचीत करने का तरीका है वो सबसे उत्तम है, यानी कि अपने से खुद से बातचीत करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट है, बस इसी चीज़ को कहा गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पर पूरे चैप्टर का पहले बायोग्राफी को देखे, उनके बाद इनका जो भी जो भी एक्सप्लेनेशन होता है पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखा। अब इनके बाद इनका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वगैरह वो दिया जाएगा, फिर इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, और आप लोग बताइएगा आपको क्लास आज का कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, संकल्प बैच कोर्स का नाम है। और क्या बोलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कॉपी कलम आपको अलग बनाना है, इनका कॉपी अलग बनाना है, हिंदी को आज से नोट करना शुरू करना है, और यहाँ पर आपकी हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, साथ में ऐप में जाके परचेज कर लीजिएगा कोर्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।